हेलो दोस्तों, दिस इज़ योर ट्यूटर रिया एंड यू आर वाचिंग लेट्स अचीव एक्सीलेंस। आज मैं आपको एकदम शॉर्ट में पढ़ाने वाली हूँ फॉरेन ट्रेड, बिकॉज हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं इसीलिए। एनीवेज, अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप बिल्कुल से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा है और बहुत आसान भी है सिर्फ इस साल के लिए, बिकॉज़ इसमें से बहुत सारा पोर्शन कट हो चुका है और बहुत कम पोर्शन ही पढ़ने के लिए है, इसीलिए ये चैप्टर इजी है, नहीं तो ये चैप्टर बहुत हार्ड होता। सो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? हम पढ़ने वाले हैं इसमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, यानी कि फ़ॉरेन ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ तो लेके फ़ॉरेन ट्रेड क्या होता है। देखिए, दो टर्म आपको समझना है, इंटरनल ट्रेड और फ़ॉरेन ट्रेड। वेरी सिंपल, दोनों टर्म आपको पहले से पता है, आई नो। जब हम ट्रेड अपने ही देश में कहते हैं उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जब हम ट्रेड अपने देश से कहीं बाहर निकल कर करते हैं तो उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड आपको भी पता है। अब हमें जो सीखनी है वो ये बात है कि आखिर क्यों हमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करना पड़ता है, क्यों, आखिर क्या कारण है। तो इसके देखिए 4 कारण हैं। ओके, ये 4 कारण हैं, इसे हम समझेंगे कि आखिर क्या कारण है, हम क्यों जाए दूसरों देशों के पास। सबसे पहला देखिए, डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट इन वेरियस कंट्रीज़। फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर से कहने का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और भी बहुत कुछ। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि हर देश में ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। किसी देश में लैंड बहुत ज़्यादा है तो किसी देश में बहुत कम है, कहीं पर कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर लेबर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, कहीं पर बिल्कुल नहीं मिलते, कहीं के एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे हैं, कहीं के है ही नहीं। तो देखिए, जिन देशों के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है या फिर बहुत कम है या इनएफिशिएंट है, तो वो देश क्या सोचता है कि चलो ना भाई, ये जो सामान है क्यों ना हम दूसरी कंट्री से ही ले ले, क्योंकि हमारे पास वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जब हम कोई सामान बनाते हैं ना तो उसकी कॉस्टिंग किसी देश में बहुत कम आती है और कहीं पर बहुत ज़्यादा आती है। क्यों क्यों कम आती है? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं होगा। जैसे कि समझ लीजिए, हमारी कंट्री में फ़र्नीचर बनाया जाता है तो हमारे पास वुड्स हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम फर्नीचर बना ले रहे हैं और ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आ रहा है, बहुत सस्ते में बन जा रहा है। लेकिन किसी और देश की बात करें और वहाँ पर समझ लो वुड्स की बहुत कमी है, लकड़ियाँ हैं ही नहीं, ना के बराबर हैं, तो वहाँ पर जब वो लोग फर्नीचर के सामान बनाएंगे तो वो बहुत महंगे होंगे। तो वो देश क्या सोचते हैं कि यार इतना महंगा सामान हम क्यों बनाएं, इससे अच्छा तो हम सस्ते में कहीं से इंपोर्ट करवा लें, कहीं से ख़रीद लें। तो ये दूसरा रीज़न होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। तीसरा है टेक्नोलॉजी। हर कंट्री के पास सेम टेक्नोलॉजी नहीं होती है। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम कैसे सामान को प्रोड्यूस करेंगे? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर लें, हम दूसरे देश से वो सामान इंपोर्ट करवा लें। फोर्थ देखिए, फोर्थ है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अब देखिए, हर कंट्री में जो लेबर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। हर कंट्री में लेबर एकदम एफिशिएंट नहीं होते हैं, कहीं पर ज़्यादा एफिशिएंटली वो लोग काम करते हैं तो किसी देश में वो लोग कम एफिशिएंटली काम करते हैं। तो जहाँ पर वो लोग कम एफिशिएंटली काम करते हैं वो देश क्या सोचती है कि यार अगर हम इन लेबर से अपना सामान बनवाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा, खर्चा भी ज़्यादा आएगा, इससे अच्छा तो हम क्या करते हैं, वो सामान इंपोर्ट करा लेते हैं, यानी इंटरनेशनल ट्रेड कर लेते हैं। सो आई होप आपको समझ आया कि हम क्यों इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इन 4 कारणों की वजह से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फ़र्क है? कहे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या फ़र्क है। यहाँ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए देखिए,
इंटरनल ट्रेड का जो स्केल होता है ना वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड का स्केल होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। डोमेस्टिक ट्रेड का जो स्केल है वो बहुत छोटा है। दूसरा है बेस्ड ऑन करेंसी एंड मोड्स ऑफ पेमेंट। इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है कि हम करेंसी जो यूज़ करते हैं ना वो हमारे देश का ही होता है, और जब पेमेंट करने की बारी आती है तो या तो हम हैंड टू हैंड कर सकते हैं, नहीं तो अपने बैंक से उनके बैंक में इजीली ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वो लोग किस करेंसी में अपनी ट्रेडिंग करेंगे? तो वो लोग उस करेंसी में अपनी ट्रेडिंग करेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल है। जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल है वो उसी करेंसी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वहाँ पर मोड्स ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट करने का तरीका भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये दूसरा फ़र्क है। तीसरा है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। देखो, जब हम इंटरनल ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है उसकी भाषा क्या है, हमें अपनी कल्चर भी पता होती है, एंड हमें पता है कि हमारी सोसाइटी के लोग कैसे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या मेंटालिटी है। वाइल जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो इन तीनों में से हमें कुछ भी नहीं पता होता है, इसीलिए हमें बहुत सावधान होकर काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ सकती हैं। चौथा है बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इट इज़ वेरी, क्या बोले, देखो, इंटरनल ट्रेड में जब हम अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बड़ा कम आता है, क्योंकि सामान भाई कहाँ से जाएगा? हरियाणा से दिल्ली जाएगा, यूपी से एमपी आएगा, बिहार से यूपी जाएगा, दिल्ली से गुजरात आएगा, मतलब देश के अंदर अंदर काम हो जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा थोड़ा कम आता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है। पांचवा है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन। इंटरनल ट्रेड में कंपटीशन बहुत कम होता है। आप कहोगे कैसे, ज़रा बताओ। तो देखो, इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, इवन दो अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो भी हमें ये तो पता ही है कि वो सब एक ही देश के हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी बहुत कम होता है इंटरनल ट्रेड में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। एक प्रोडक्ट दूसरे से कितना अलग है उसको हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, एक ट्रेडर का प्रोडक्ट दूसरे ट्रेडर से ज़्यादा अलग नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दूसरे दूसरे देश से लोग आए होते हैं, और वहाँ पर सबके देश में भाई अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो वो लोग अलग अलग प्रोडक्ट लेके आते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी बहुत हाई होता है। एक ट्रेडर का प्रोडक्ट दूसरे ट्रेडर से बहुत ज़्यादा अलग होता है, तो यहाँ पर कंपटीशन हाई होता है। सिक्स्थ है बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इंटरनल ट्रेड में हम आसानी से अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में हम नहीं कर सकते हैं। लास्ट है बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम। देखिए, जब हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं, अपने देश में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें उतना ज़्यादा लीगल स्टेप नहीं लेना होता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। टैक्स सिस्टम को समझना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, और ना जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है। किस में बताओ ज़रा, भूल गए क्या? इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, ये 7 फ़र्क है। क्लियर है? चलिए, अब अपने देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, और समझिए, ये पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग को नहीं समझ आता है। समझिए, बड़ा आसान है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अकाउंट्स पढ़ते हो ना, अकाउंट्स एकदम पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है, पढ़ते ही हैं। तो चलो,
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट। हाँ अब सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट। और देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्राइंग कर दी है, देखो यहाँ पे है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि हमने कितने गुड्स और सर्विसेज बेचे हैं, कितने गुड्स और सर्विसेज हमने खरीदे हैं, उनसे हमको कितना इनकम मिला है, उनसे हमने कितना पेमेंट किया है। समझे? इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट में वो सब लिखा होता है। एक साइड यहाँ पर होता है रिसिप्ट का, रिसिप्ट, एंड एक साइड होता है पेमेंट का। ठीक है, ये दो साइड होते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर। रिसिप्ट साइड को आप क्रेडिट साइड कह सकते हो एंड पेमेंट साइड को आप डेबिट साइड कह सकते हो। देखो यहाँ पर क्रेडिट इस साइड लिखा जाता है, ओके, एंड डेबिट यहाँ पर। डोंट बी कंफ्यूज कि अकाउंट में तो हम डेबिट पहले लिखते हैं एंड क्रेडिट बाद में, नहीं, यहाँ पर ऐसे ही होता है, यहाँ क्रेडिट एंड वहाँ पर डेबिट। तो जितने भी हमको इनकम मिली है वो हम इस साइड लिख देते हैं, जितना हमने पेमेंट करा है वो हम इस साइड लिख देते हैं। ठीक है, तो यही क्या होगा, ये क्या हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस में क्या होता है, हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है। सपोज 70,000 टोटल आया तो दोनों 70,000 ही है। अनबैलेंस्ड क्या होता है, जब डेबिट साइड ज़्यादा मतलब कि पेमेंट साइड ज़्यादा हो गया एंड क्रेडिट साइड कम हो गया, मतलब हमने ज़्यादा इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट हमने बहुत कम किया है, तो वो हो गया अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? चलिए और थोड़ा आगे समझते हैं इसमें। तो इसमें दो अकाउंट भी आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, ये भी मतलब एक तरह का अकाउंट ही है, ऐसा समझ लीजिए अकाउंट ही है, ओके। क्रेडिट डेबिट मतलब रिसिप्ट एंड दिस इज पेमेंट। क्रेडिट डेबिट नहीं लिखा जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ही लिखिए, हाँ रिसिप्ट पेमेंट। ठीक है, चलो अभी देखो करंट अकाउंट में क्या होता है, हमने जितना भी सामान एक्सपोर्ट किया बेचा तो उससे हमारे को रेवेन्यू मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और जितना हमने इंपोर्ट किया उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है कि करंट अकाउंट में हम है ना गुड्स और सर्विसेज के बारे में लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। हमने कितना गुड और सर्विसेज खरीदा तो हमारे को कितना इनकम मिला, वो हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। हमने कितना गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट किया दूसरे साइड से, दूसरे कंट्री से, तो हमारे को पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो हम इधर लिखते हैं। ठीक है, तो वो हो गया करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, अगेन ये भी एक अकाउंट है। यहाँ पर रिसिप्ट साइड होता है, यहाँ पर पेमेंट साइड होता है। तो कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ असेट्स की बात करते हैं। हमने जितने असेट्स खरीदे तो हमने पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। और जितना हमने असेट बेचा तो हमारे को इनकम मिलेगी, तो हम यहाँ रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। यहाँ असेट्स की बात होती है और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए कुछ फैक्टर्स है जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं। इतना डीप में नहीं देखना है आपको इसे, बस आप समझ लीजिए वो कौन कौन है जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को हिलाने की ताकत रखता है। पहला है एक्सचेंज रेट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्राइस, सामान का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को वो थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है। देन है वैरायटी और क्वालिटी, प्रोडक्ट की वैरायटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फिर कुछ ज़रूरी इंपोर्ट्स हमें करने होते हैं, उसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन्फ्लुएंस मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है। चौथा है हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल। देन है हमारे देश में क्या क्या लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं और हमारे देश का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसा है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक आता है, हमें थोड़ा एक्सचेंज रेट के बारे में समझना चाहिए कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। इट इज़ द यूनिट ऑफ होम करेंसी रिक्वायर्ड टू बाई 1 यूनिट ऑफ ए फॉरेन करेंसी। ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, पहले एग्जाम्पल देखिए फिर मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। देखिए $1 की वैल्यू बताइए। तो अभी मैंने कुछ 4-5 दिन पहले ही सर्च किया था, मुझे कुछ काम था, तो मुझे पता चला 74 चल रहा है। हालांकि ये वेरी करता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो समझ लीजिए अगर आपको $1 ख़रीदना है, मतलब कि $1 अगर आपको ख़रीदना है, तो आप इंडियन है राइट, तो आप इंडियन हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? आपको देना पड़ेगा 74 रुपीज़। $1 अगर आपको चाहिए तो कितना देना पड़ेगा? 74 रुपी। अगर आपको फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट ख़रीदना है, यानी कि $1 ख़रीदना है, तो आपको कितना अपना करेंसी देना पड़ेगा, उसी को कहा जाता है एक्सचेंज रेट। आपको फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट ख़रीदने के लिए अपना कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो सिंपल है, अगर $1 की बात करें तो हमें अभी के टाइम में कितना देना पड़ सकता है? 74 रुपी। इन ऑर्डर टू परचेस $1, अगर आपको $1 ख़रीदना है तो उसके लिए आपको 74 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। इन 2 चीज़ों का मतलब समझ गए ना आप, तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ी सी कुछ थियरी है, तो वो आप आसानी से रीड करके समझ जाओगे। ये 2 लाइन आप समझो मैं क्या बोल रही हूँ। इफ़ एक्सचेंज रेट फॉल्स द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी राइसेस। देखो यहाँ पर ऊपर ये देखो, इफ़ एक्सचेंज रेट फॉल्स, $1 के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है? 74 रुपीज़। अब ये एक्सचेंज रेट अगर गिर गया और ये हो गया 50 रुपया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? तो भाई अब हमें $1 चाहिए तो सिर्फ 50 रुपया देना है। अब हमें $1 चाहिए तो कितना देना है? सिर्फ 50 रुपया। मतलब इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई है, अब 50 रुपये में ही $1 मिल जा रहा है। अब 50 रुपये में ही $1 मिल जा रहा है। अगर ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं रफ़ करती हूँ, ओके, अरे यार हाँ क्या है ये सब। अब अगर ये एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, 74 की जगह 100 मान लो, 100 एक्सचेंज रेट बढ़ गया ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडियन रुपी की वैल्यू गिर गई। अब तुमको अगर $1 चाहिए तो तुम्हें देने पड़ रहे हैं 100 रुपीज़। इतना ज़्यादा पैसा अपने को देना पड़ रहा है सिर्फ $1 के लिए। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो गई है। तो समझे, ये दोनों चीज़ याद रखना। ओके, एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो इंडियन रुपी की वैल्यू, तो ये दोनों चीज़ याद रखना। अगर एक्सचेंज रेट गिरता है तो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी राइजेस, उल्टा है, ठीक है। एक्सचेंज रेट गिरेगा, वैल्यू बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो वैल्यू हमारे इंडियन रुपी की कम हो जाएगी। तो ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड एट लास्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट एंड यस टेक केयर।